स्वागत। आज हम फूलों वाले पौधों की बाहरी बनावट यानी आकारिकी की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जीव विज्ञान पाठ अध्याय 5 के कुछ हिस्से हैं और मकसद है भाई इन पौधों की जड़, तना, पत्ती ये सब कैसे बने हैं इन्हें समझना, सही, ताकि इनकी कमाल की विविधता को जान सकें। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत तो अवलोकन से ही हुई थी। पहले बस आंखों से देखा, फिर लेंस, माइक्रोस्कोप आए। पर ये सिर्फ देखना नहीं था, समझना था कि ये बनावट काम कैसे करती है। और यहीं पर वो कैथरीन एसाउ जैसे वैज्ञानिकों का काम बहुत जरूरी हो जाता है। कैथरीन एसाउ, ये नाम मैंने सुना नहीं है, कुछ खास है इनके बारे में? हाँ, काफी खास। वो वनस्पति विज्ञान में एक बहुत बड़ा नाम थी। यूक्रेन में जन्मी थी कैथरीन एसाउ, 1898 से 1997 तक। अच्छा। उनकी किताबें, खासकर प्लांट एनाटॉमी, इसने पौधों की संरचना की हमारी समझ को मतलब पूरी तरह बदल दिया। अरे वाह। उनके काम ने तो जैसे इस फील्ड में एक नई जान डाल दी, और उन्हें यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी मिला था। कमाल है। तो चलिए इन फूलों वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स के मुख्य हिस्सों से शुरू करते हैं। जमीन के नीचे और ऊपर कुछ ऐसा है? हाँ, सही कहा। नीचे होता है मूल तंत्र, मतलब जड़ें, और जमीन के ऊपर प्ररोह तंत्र, जिसमें तना, पत्तियां, फूल, फल सब आ जाते हैं। ठीक है, जड़ों से शुरू करते हैं। क्या ये सिर्फ पौधे को मिट्टी में जमाए रखती हैं या कुछ और भी? वो तो है ही बिल्कुल, लेकिन उससे कई ज्यादा काम है इनका। जड़ें पानी और खनिज सोखने का मुख्य जरिया है, और कई बार तो भोजन भी जमा करती हैं। अच्छा। और हाँ, सब जड़ें एक जैसी नहीं होती। जैसे सरसों देखिए, द्विबीजपत्री है, उसमें एक मुख्य जड़ होती है, मोटी सी, जो गहराई तक जाती है। उसे कहते हैं मूसला मूल। वहीं अगर गेहूं देखें, एक बीजपत्री, तो उसमें तने के बेस से ही पतली पतली ढेर सारी जड़ें गुच्छे में निकलती हैं। ये झकड़ा मूल है। अच्छा, ये अलग क्यों है? जरूरत के हिसाब से। हाँ। कुछ पौधों में तो जड़ें कहीं और से भी निकल आती हैं। हाँ। जैसे बरगद में देखा है। हाँ। वो जड़ें लटकती रहती हैं। हाँ। वो अपस्थानिक जड़ें हैं। ये सब अलग अलग माहौल में जीने के तरीके हैं, मतलब अनुकूलन है। समझ गए। यानी बनावट सीधे जरूरत से जुड़ी है, और वो जड़ के सिरे पर एक टोपी जैसी चीज होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ। वो मूल गोप यानी रूट कैप है। हाँ। वो नाजुक सा जो बढ़ने वाला सिरा होता है ना, उसको मिट्टी में धंसते वक्त बचाती है। अच्छा। और उसके ठीक पीछे कोशिका विभाजन, फिर लंबाई बढ़ने वाले क्षेत्र, और फिर परिपक्व क्षेत्र होता है, जहां से वो बारीक मूल रोम निकलते हैं पानी सोखने के लिए। ठीक है, अब आते हैं जमीन के ऊपर। तना, ये जड़ से कैसे अलग है? तना तो पौधे का मुख्य खंभा है, समझिए। इसी पर सब टिकता है। शाखा हैं, पत्तियां, फूल, फल। इसकी पहचान होती है गांठों से, जहां से पत्तियां निकलती हैं। अच्छा। और दो गांठों के बीच का हिस्सा वो पूरियां कहलाती हैं। ये सिर्फ सहारा नहीं देता, बल्कि पानी ऊपर और भोजन नीचे पहुंचाने वाला हाईवे भी है। और कभी कभी तो ये बदल भी जाता है, जैसे आलू में भोजन जमा करने के लिए या कैक्टस में पानी बचाने के लिए। अरे वाह। और पत्तियां, ये पौधे की रसोई घर है ना? बिल्कुल। ये हरे रंग के सोलर पैनल है एक तरह से। यहीं प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है। पत्ती का जो चपटा हरा भाग है वो स्तरिका है। ये एक डंठल यानी पर्णवृंत से तने की गांठ से जुड़ा होता है, जिसे पर्णाधार कहते हैं। और वो नसें जो दिखती हैं, हाँ, वो शिराएं हैं, पानी और भोजन पहुंचाती हैं। इनका पैटर्न भी बड़ा दिलचस्प होता है। पीपल या आम में देखिए, जाली जैसा बना होता है। हाँ। वो जाली का रूपी शिरा विन्यास है। और घास या मक्के में सीधी समानांतर रेखाएं होती हैं। वो समानांतर शिरा विन्यास है। अच्छा, और वो सरल और संयुक्त पत्तियां, उनमें क्या फर्क है? देखिए, अगर पत्ती का किनारा कटा ना हो या कटाव बहुत गहरा ना हो, मुख्य नस तक ना पहुंचे, तो वो सरल पत्ती है, जैसे आम की पत्ती। ठीक है। लेकिन अगर कटाव इतना गहरा हो कि पत्ती छोटे छोटे हिस्सों मतलब पत्रकों में बंट जाए, तो वो संयुक्त पत्ती है, जैसे नीम में या गुलाब में। ऐसा क्यों होता होगा? शायद हवा आसानी से गुजर सके या रोशनी बेहतर बंट सके। अलग अलग कारण हो सकते हैं। और पत्तियां तने पर कैसे लगी हैं उसका भी पैटर्न होता है, पर्णविन्यास। हाँ। कभी एक के बाद एक लगती हैं एकांतर, कभी आमने सामने जोड़े में सम्मुख, या कभी एक ही जगह से गोल चक्कर में चक्करदार। ये सब धूप लेने की होड़ का नतीजा है। कितना कुछ है सोचने को। अब आते हैं सबसे आकर्षक हिस्से पर, फूल। स्रोत कह रहा है कि ये लैंगिक जनन के लिए बदला हुआ तना है। बिल्कुल सही। फूल का मुख्य काम है प्रजनन। और फूल कैसे लगे हैं तने पर, उसके क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं।
अच्छा। एक आम से फूल में देखिए, बाहर हरी पंखुड़ियां होती हैं, बाह्य दलपुंज, फिर रंगीन वाली दलपुंज। ये तो सहायक हैं। अंदर होते हैं नर अंग, पुमंग और मादा अंग, जायांग, जिसमें अंडाशय होता है। ये अंडाशय की स्थिति वाली बात थोड़ी मुश्किल लग रही थी। अधोजायांगता, परिजायांगता। हाँ, थोड़ा तकनीकी पर आसान है। देखिए, क्या अंडाशय सबसे ऊपर बैठा है और बाकी हिस्से उसके नीचे से निकल रहे हैं? वो अधोजायांगता है, मतलब सुपीरियर ओवरी, जैसे सरसों गुड़हल में। ठीक। या फिर अंडाशय बीच में है और बाकी हिस्से उसके किनारे से एक कप जैसे स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं। वो परिजायांगता है, हाफ इंफीरियर, जैसे गुलाब में। और या फिर अंडाशय सबसे नीचे धंसा हुआ है और बाकी सब उसके ऊपर से निकल रहे हैं। वो अधिजायांगता है, इंफीरियर ओवरी, जैसे खीरा, अमरूद, सूरजमुखी में। अच्छा। तो ये स्थिति परागण और फल बनने में मदद करती होगी। हाँ बिल्कुल, इसका असर होता है। और अंडाशय के अंदर बीज यानी बीजांड कैसे लगे हैं, उसे बीजांड न्यास कहते हैं। मटर की फली में देखा है ना, एक लाइन से लगे होते हैं, वो सीमांत है। टमाटर में बीच में लगे होते हैं, वो स्तंभीय हैं। समझ गई। और जब निषेचन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन, तब अंडाशय बदल जाता है फल में और उसके अंदर के बीजांड बन जाते हैं बीज। अच्छा। फल का छिलका, जिसे फल भित्ति कहते हैं, वो सूखा भी हो सकता है, जैसे फली में, या गूदेदार, जैसे आम में। आम का जो गूदा हम खाते हैं वो मध्य फल भित्ति है। और नारियल? नारियल भी उसी तरह का फल है, अष्ठिल या ड्रूप कहते हैं, पर उसकी मध्य फल भित्ति रेशेदार होती है, वो जटा जो होती है। और बीज के अंदर होता है नन्हा पौधा यानी भ्रूण। उसमें एक छोटी जड़, मूलांकुर, छोटा तना, प्रांकुर, और भोजन का स्टोर, बीज पत्र होता है। चने या मटर में 2 बीज पत्र होते हैं। मक्के या गेहूं में एक ही होता है, बड़ा सा, उसे स्क्यूटेलम कहते हैं। तो कुल मिलाकर जड़ से लेकर बीज तक हर हिस्से की बनावट पौधे की जरूरत और उसके माहौल के हिसाब से एकदम सटीक है। ये विविधता तो सच में कमाल की है। बिल्कुल। और कैथरीन एसाउ जैसे लोगों के काम ने हमें ये सब बारीकियां समझने में बहुत मदद की हैं। यही आकारिकी तो पौधों को पहचानने, उनका वर्गीकरण करने का आधार है। हाँ। जरा सोचिए, आलू, टमाटर, मिर्च वाला सोलेनेसी कुल, ये सब बनावट की समझ ही हमें बताती है कि ये पौधे भोजन, मसाले, दवा, सजावट, इन सब के लिए कितने जरूरी हैं। बात तो सही है। इस पूरी संरचना को समझने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। हाँ। कि पौधों की ये जो जटिल और इतनी कामयाब डिजाइन्स हैं, ये सिर्फ वर्गीकरण के लिए तो नहीं है। ये लाखों सालों के विकास और पर्यावरण के साथ तालमेल की कहानी कहती हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हम प्रकृति के इन अद्भुत इंजीनियरों से सीखकर भविष्य की कुछ तकनीकें या समस्याओं